वेलकम टू द पाठशाला। हम 3000 वकैब बिल्ड करने की सीरीज कर रहे हैं 45 दिन के अंदर। अभी तक हम प्रीपोजिशन चार्ट कर रहे थे। प्रीपोजिशन चार्ट में हमने डे 1 और डे 2 किया है। आज हम प्रीपोजिशन चार्ट नहीं करेंगे। प्रीपोजिशन चार्ट में अभी कुछ प्रीपोजिशन के साथ मतलब कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन फॉलो करता है, वो इंपॉर्टेंट है, वो हम करेंगे। लेकिन डे 1 डे 2 काफ़ी सारा हो गया है, तो थोड़ा सा माइंड को शिफ्ट करते हैं, कुछ और वकैब करते हैं, उसके बाद प्रीपोजिशन चार्ट को एक बार और करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जैसे ये आपका माइंड बाउल है, आपने डे 1 और डे 2 फिल कर लिया है, इसका कुछ लीकेज है, तो आपको रिवाइज करने की आगे चल के जरूरत ना पड़े, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप वीडियो को पॉज कीजिए, डे 1 डे 2 रिवाइज कीजिए। जैसा कि मैंने बताया कि आप रिवाइज कीजिए। आप में से बहुत सारे लोग होंगे, जब मैं डे 1 और डे 2 पढ़ा रहा हूँ तो उसको समझने के बाद उसको रट्टा मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो रट्टा मारने की कोशिश ना कीजिए। रट्टा मारने की कोशिश करेंगे कुछ हाथ में नहीं लगेगा। आपको करना क्या है, सिर्फ पहले लेक्चर में आपने समझा पहले लेक्चर को, फिर दूसरे वाले दिन दूसरे वाले लेक्चर को समझा प्लस पहले वाले को रिवाइज किया। अब आज का जो तीसरा दिन है, तीसरे वाले दिन करना क्या है, आपको लेक्चर 1 रिवाइज करना है, लेक्चर 2 रिवाइज करना है। ये आपको 10 मिनट 12 मिनट लगेगा, क्योंकि लेक्चर 1 आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो ये 2 टाइम्स माइंड में चला गया। आज पढ़ोगे तो 3 टाइम्स माइंड में जाएगा, और लेक्चर 2 जो है आपका दूसरी बार ये माइंड में जा रहा होगा, तो इसमें बहुत कम समय लगेगा। जैसे ही आप देखोगे, अच्छा हाँ सर ने ये पढ़ाया था, ये पढ़ाया था, ये पढ़ाया था, आपको फटाफट लेक्चर 1 याद रहेगा। लेक्चर 2 पे थोड़ा सा स्ट्रेस डालना पड़ेगा, तो ये अगर 5 मिनट लेगा तो ये 7 से 8 मिनट लेगा, तो आपसे 12-13 मिनट का रिवीजन सेशन होगा। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, पहले 12-13 मिनट जो है रिवाइज कीजिए, उसके बाद ये वाला सेशन देखिए। आज हम प्रीपोजिशन चार्ट नहीं करेंगे, आज कुछ हम ऐसी चीज करने वाले हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जैसे कि आपके आते हैं फिल इन द ब्लैंक, 2-3 क्वेश्चन आते हैं ग्रामर से कि दे दिया जाता है और उसमें ऑप्शन दिया रहता है कि क्या चीज सही होगा क्या चीज नहीं होगा। उसमें एक जैसे क्लोज टेस्ट टाइप का रहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स भरना रहता है। वो वर्ब पे बेस्ड होता है, प्रीपोजिशन पे बेस्ड होता है। तो आज हम वर्ब से रिलेटेड कुछ चीजें करेंगे, वो बहुत इंटरेस्टिंग रहता है और इनका रोल बहुत रहता है। ये 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं टीयर 1 और टीयर 2 मिला के। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आप अपना टाइम टेबल सेट कर लीजिए, एटलीस्ट 2.5 से 3 घंटे की। और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पूरा प्रैक्टिस सेट दूंगा, पूरी प्रैक्टिस कराऊंगा कंप्लीट, बोले तो 100% नॉलेज दूंगा वकैब और ग्रामर की। अगर आपने पूरा ये लेक्चर 50 दिन का ग्रामर का और 45 दिन का ये लेक्चर पूरा अटेंड किया, तो आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पेपर भी आपको सारे 10 ईयर्स के सब कुछ सॉल्व कराऊंगा। इससे क्या होगा कि आपकी 100% प्रैक्टिस हो जाएगी। बस आपको करना क्या है कि आपको 3 घंटे का टाइम टेबल फिक्स करना है, 1 घंटे का वकैब का, आधे घंटे का मेरा लेक्चर होता है आसपास, और 30 मिनट के आसपास। उसके बाद आपको 20 मिनट इसको पढ़ना होता है जो लेक्चर है, और 10 से 12 मिनट आपका रिवीजन सेशन होता है, और 30 मिनट का लेक्चर देना होता है, देखना होता है। इसी तरह आपका जो मेरा ग्रामर का लेक्चर होता है, ग्रामर के लेक्चर के साथ भी आपको सेम काम करना होता है कि ग्रामर 30 मिनट का लेक्चर आपको देखना होता है, ग्रामर की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है आपको। और मैं प्रैक्टिस सेशन दूंगा भी, कि कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन की कराऊंगा। और जैसा कि आप लोगों ने बोला है कि सर प्रैक्टिस सेशन थोड़ा ज्यादा करिए, तो प्रैक्टिस सेशन के लिए मैं कुछ ज्यादा क्वेश्चन आपको दूंगा, ताकि आप प्रैक्टिस करो और अगले वीडियो में उसका जो सोल्यूशन रहेगा। और डाउट आप कमेंट में करते रहिए, क्योंकि आप कमेंट में डाउट्स अगर पूछते रहेंगे तो वो और ज्यादा आपके साथ क्लियर होता रहेगा चीजें। तो ये चीज है। तो ये आपका 1 घंटे का सेशन ये हो गया, 1 घंटे का सेशन ये हो गया। 30 मिनट्स की आप पेपर्स के ये रखिए जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स है। 3 घंटे आप इंग्लिश के लिए दीजिए, अगर आपको चाहिए 220 नंबर, अगर 250 में से आप क्रॉस करना चाहते हैं तो। अगर आपने पूरा का पूरा सेशन मेरे साथ अच्छे से प्रैक्टिस की तो आप ये कंप्लीट कर जाएंगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि जैसे एग्जाम का ड्यूरेशन चल रहा है, 150-2 मिनट बचा हुआ है आपके पास, तो आप में से ज्यादा लोगों को स्ट्रेस होने लग रहा होगा। ये जो डर है ना कि हाँ एग्जाम आ गया, अब हमको नया नहीं पढ़ना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए, ये डर आपको ना एग्जाम से बाहर करेगा। तो डरिए मत, फुल्ली फोकस कीजिए। जो मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ ये रिवीजन के साथ है, इसमें आपको चीजें हमेशा याद रहेगी। बस आप डे मत कीजिए और वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरी वीडियो देखिए, आराम से देखिए, ये आपको बहुत मदद करने वाला है। चलिए, तो आज का हम पढ़ते हैं, आज का वैकैब सेशन। तो आज का वैकैब सेशन प्रीपोजिशन चार्ट नहीं है, इसको हम थोड़ा सा माइंड शिफ्ट करेंगे, क्योंकि वकैब में प्रीपोजिशन चार्ट थोड़ा ज़्यादा हो गया, और थोड़ा सा और उसमें अगर मिक्स किया तो वो माइंड एक्सेप्ट नहीं करता लेने के लिए। तो माइंड को कभी कभी चेंजेस देना होता है, इसलिए हम चेंजेस दे रहे हैं। जैसा जैसा मैं करता जा रहा हूँ आपको सिर्फ वैसे वैसे करते जाना है, अगर आपको 220 मार्क्स क्रॉस करना है तो। चलिए बात करते हैं। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनकी स्पेलिंग जो है नियरली सेम होती है, पर उनकी मीनिंग अलग अलग होती है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमारे टीयर 1 और टू में बनते हैं। जैसे एक एग्जांपल ये देखिए, द सर्वेंट हैंग द पिक्चर ऑन द वॉल। यहाँ पे जो हैंग लगाया गया है ये वर्ब ऐसा वर्ब है कि ये जब हम किसी को फांसी वगैरह देते हैं तब उसमें इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर पिक्चर वगैरह को अगर वॉल पे लटकाना हो तो हम
HUNG का इस्तेमाल करते हैं, HUNG, हैंग। इसका मतलब होता है लटकाना दीवार वगैरह से। इसी तरह ले योर बुक असाइड एंड ले डाउन टू द रेस्ट। ले के यूजेज में बहुत सारा डिफरेंस होता है। ले की कई सारे जो है नियर नियर मीनिंग होते हैं, उनकी मीनिंग को हम देखेंगे। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस दो होता है, एक तो होता है प्रैक्टिस एस होता है और एस की जगह यहाँ पे सी रहता है। एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कहाँ वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह एडवाइस के दो फॉर्म होते हैं, एक एस होता है, एक सी होता है। दोनों का इंटरचेंजेबली कभी कभी इस्तेमाल कर देता है कि जहाँ पे हमें वर्ब लेना चाहिए वहाँ पे वो लगा के दे देता है जो है। अगर आप इन स्पेलिंग के फॉर्म को अगर करेक्ट अच्छी तरीके से नहीं जानेंगे कि कौन सा वर्ब का फॉर्म है कौन सा नाउन का फॉर्म है तो गलती करेंगे। कंप्लेन एंड कंप्लेंट, इस तरीके के बहुत सारे वर्ब है। जब हम वर्ब का सेशन पढ़ेंगे तब इनको और क्लियर तरीके से समझेंगे। आज हम करेंगे क्या, उन सारे के सारे जितने कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ब्स हैं, लगभग 150 के आसपास, वो मैं आज आपको कराने वाला हूँ और एक एक चीज क्लियर करने वाला हूँ कि हाँ ये पेयर्स है, इसकी मीनिंग ये है, ये वर्ब होता है, ये एग्जेक्टिव होता है, ये नाउन होता है। और इनके जब यूज कीजिए तो सही से कीजिए। अगर इनके आप परफेक्टली अगर मीनिंग नहीं जान रहे हैं तो कई बार गलतियां होती है। तो आज हम इन सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे और ध्यान रखिए इस वीडियो को इन तक देखिए क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। मैं सारा का सारा क्रैप मटेरियल हटा के आपको पढ़ा रहा हूँ जो सीधे सीधे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि हम प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, दो फॉर्म होता है। एक प्रैक्टिस में स्पेलिंग होता है सी और एक प्रैक्टिस में स्पेलिंग होता है एस। जब स्पेलिंग में सी आए, लाइक जैसे एडवाइस है और एडवाइस, अगर सी आए, सी होता है नाइन, तो आप सी एन करके याद रखेंगे कि स्पेलिंग में अगर सी आए तो होता है नाउन, अगर एस आए तो होता है वर्ब। प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास। ये वर्ड से आप सारे के सारे लोग फेमिलियर होंगे कि प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है। तो आपको मीनिंग पता है लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, एक नाउन की तरह। तो अगर वर्ड हम नाउन की तरह इस्तेमाल कर रहे हो तो हम सी वाला वर्ड लेते हैं, प्रैक्टिस, PRACTIC, प्रैक्टिस। और जब हम वर्ब की तरह इस्तेमाल कर रहे हो तो हम एस वाला फॉर्म लेते हैं। इसी तरह एडवाइस एंड एडवाइस, अगर हम वर्ब इस्तेमाल करेंगे सलाह देने के लिए तो हम लेंगे एस फॉर्म, और अगर हम नाउन की तरह इस्तेमाल करेंगे तो हम लेंगे सी फॉर्म। कंप्लेन एंड कंप्लेंट, कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना। ये आपका वर्ब फॉर्म है कंप्लेन, और कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत। अब दोनों में फर्क क्या है, ये आपका है नाउन। कंप्लेंट, कंप्लेंट आप जब भी इस्तेमाल करेंगे नाउन के फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे। जब आपको वर्ब इस्तेमाल करना हो तो हम कंप्लेन करेंगे। तो कंप्लेन वर्ब की तरह है तो इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म होते हैं कंप्लेंट एंड कंप्लेंट। इसी तरह होता है अफेक्ट एंड इफेक्ट। अफेक्ट और इफेक्ट में क्या फर्क होता है, अफेक्ट का मतलब होता है असर करना, ये आपका वर्ब होता है। इफेक्ट का इस्तेमाल ज्यादातर हम नाउन के लिए करते हैं और कुछ समय ऐसा होता है जब हम वर्ब की तरह भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जब नाउन की तरह इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है परिणाम। परिणाम के सेंस में हम इफेक्ट को नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं, और बदलाव, बदलाव के सेंस में हम इसको वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो इफेक्ट जो है वो परिणाम की तरह जब हम इस्तेमाल करेंगे, किसी चीज का परिणाम मिल रहा हो तो इफेक्ट हो रहा हो किसी चीज का, तो वो हम नाउन की तरह इस्तेमाल करेंगे, ध्यान रखिएगा। और अगर बदलाव के सेंस में इस्तेमाल हो रहा हो तो वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह एश्योर, इंश्योर और इंश्योर, तीन वर्ड होते हैं जो नियरली जो है स्पेलिंग में सेम है, नियरली सेम है। एक में ए है स्टार्ट में, दूसरे में ई है, और यहाँ पे सिंगल एस है, यू आर। और स्पेलिंग ध्यान से याद रखिएगा, इन तीनों की मीनिंग अलग होती है। एज्योर जो होता है ये आपका वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है तसल्ली देना। हम जब किसी को तसल्ली दे रहे होते हैं तो एज्योर्ड कर रहे होते हैं, एज्योर, एज्योर्ड, एज्योर्ड। इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। ये भी आपका वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। हम किसी को इंश्योर कर रहे होते हैं, मतलब किसी को सुनिश्चित कर रहे होते हैं, दिलासा दे रहे होते हैं कि हाँ ये चीज होगा, इस तरीके से चीजें, ठीक है। इंश्योर का मतलब होता है बीमा, इंश्योरेंस, जैसे आप जानते हैं। तो इंश्योर का मतलब होता है बीमा करना, किसी का इंश्योरेंस करना, इंश्योर करना। तो
आई वाला जो फॉर्म होता है उसका मतलब होता है बीमा, ई वाला जो फॉर्म होता है उसको बोलते हैं सुनिश्चित करना, और ए वाला जो फॉर्म होता है एज्योर, उसका मतलब होता है तसल्ली देना। एक होता है वर्ड हियर, दूसरा वर्ड होता है लिसन। हियर जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है सुनना, एंड लिसन का मतलब होता है ध्यान से सुनना। प्रीपोजिशन मैंने चार्ट में बताया था लिसन टू को फॉलो करता है, और इसके अगर आगे वर्थ लगा दे, वर्थ लिसनिंग, एक आता है वर्थ लिसनिंग वर्ड, तो वर्थ लिसनिंग किसी भी प्रीपोजिशन को फॉलो नहीं करता है, लेकिन लिसन जो है वो टू को फॉलो करता है। तो इस पे भी कई बार क्वेश्चन बनते हैं, लिसन के साथ टू लगा देता है, वर्थ लिसनिंग के लिसन के साथ टू नहीं लगाता है, वर्थ लिसनिंग के साथ टू लगा देता है। तो ध्यान रखिएगा कि लिसन के साथ टू जो है वो लगता है, वर्थ लिसनिंग के साथ टू नहीं लगता है। एक वर्ड होता है हील। हील ये होता है आपका वर्ब का फॉर्म, और हील का मतलब होता है ठीक होना। अगर घाव लगा है, चोट लगा है आपको, और अगर वो ठीक हो रहा है, उसके लिए अगर हम वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हो सेंटेंस में, तो वो स्पेलिंग होती है HEAL। ध्यान रखिएगा, HEAL मतलब ठीक होना। और हील, हील HEEL, इसका मतलब होता है एड़ी। ये नाउन की तरह इस्तेमाल होता है आपका। हील का मतलब होता है एड़ी। तो ध्यान रखिएगा कि हील और हील में क्या डिफरेंस है। एक होता है HEAL, इसका मतलब होता है कि ठीक होना, जैसे घाव वगैरह ठीक हो रहा है तो हीलिंग बोलते हैं, HEAL इस्तेमाल होता है। और अगर आपको डिफरेंस ये छोटा सा अगर आपको पता नहीं रहेगा, वहां सेंटेंस में HEELING अगर लिख देगा तब आप सेंटेंस गलत कर जाओगे। तो बहुत जरूरी है इन वर्ब्स को कि कब हम नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं, कब वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं, और इनकी स्पेलिंग में क्या स्लाइट डिफरेंस है। और इन पे बहुत ज्यादा, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पड़ता है। जब मैं वर्ब पढ़ा रहा हूँ आपको, तो वर्ब में वो सारे के सारे क्वेश्चन प्लस साथ में प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा, और वहां पे आपको चीजें समझ में आएगी। यहाँ आपको क्लियर करना है इनकी मीनिंग, कि इनकी मतलब हील का मीनिंग क्या होता है और हिल की मीनिंग क्या होती है। तो ये वकैब का सेशन हो रहा है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ। एक होता है प्रेस्क्राइब, एक होता है प्रोस्क्राइब। प्रेस्क्राइब वर्ड से आप काफी फेमिलियर होंगे। आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर डॉक्टर आपको कोई दवा लेने के लिए बोलता है या दवा लिखता है आपको, तो वहां पे बोला जाता है प्रेस्क्राइब। प्रेस्क्राइब का मतलब होता है सलाह देना। तो डॉक्टर जो है प्रेस्क्राइब करता है आपको मेडिसिन वगैरह। और एक होता है प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब का मतलब होता है पाबंदी लगाना। तो ध्यान से समझिए कि स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, एक में ई लगाया गया है, एक में वो ओ लगाया गया है। तो प्रेस्क्राइब और प्रोस्क्राइब में ये डिफरेंस होता है, और दोनों वर्ब की तरह इस्तेमाल होते हैं, दोनों वर्ब की तरह इस्तेमाल होते हैं, ये भी और ये भी। एडॉप्ट, एडॉप्ट, एडेप्ट। एडॉप्ट ये वर्ड है आपका, और एडप्ट है, और एक होता है एडेप्ट। ये तीन वर्ड है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और जब बन जाते हैं ना तो बहुत मुश्किल होता है कि आप करेक्ट कर पाओ, अगर इनके प्रॉपर तरीके से आपको मीनिंग ना पता हो तो। एडॉप्ट का मतलब होता है जैसे कोई बच्चा गोद लिया जाता है, तो वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं एडॉप्ट, ADOPT, गोद लेना इसका मतलब होता है। और ADAPT, एडॉप्ट मतलब होता है ढालना। किसी चीज के अनुसार अगर हम ढल रहे हैं, जैसे इन्वायरमेंट के साथ अगर हम ढल जाएं, तो उसको बोलते हैं कि जैसे आई एडॉप्टेड द इन्वायरमेंट। तो वहां पे अगर हम इन्वायरमेंट के साथ ढल रहे हैं तो एडॉप्ट लेते हैं। और एडप्ट का मतलब होता है निपुण। ये एग्जेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है निपुण। और एडॉप्ट और एडॉप्ट ये दो का दोनों वर्ड जो होता है वो वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। एक होता है एल्यूड, एक होता है इल्यूड। इनमें भी बहुत कंफ्यूजन रहता है, और इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एल्यूड का मतलब होता है कि किसी के संदर्भ में उल्लेख करना, के संदर्भ में उल्लेख करना। और इल्यूड का मतलब होता है बचना किसी चीज से। जैसे कोई घटना वगैरह हो रही हो, अगर हम उसको टाल दे या उससे बच जाए, तो इल्यूडेड वहां पे वर्ड आता है। तो एल्यूड और इल्यूड में ये फर्क होता है। एल्यूड का मतलब होता है कि किसी के संदर्भ में अगर किसी चीज के विषय में हम कोई व्याख्या दे रहे हैं, उल्लेख कर रहे हैं, तो हम वहां पे एल्यूड इस्तेमाल करते हैं। एल्यूड का मतलब होता है टालना या बचना। कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया हो या बचा है, तो वहां पे एल्यूडेड द एक्सीडेंट इस तरीके से इस्तेमाल होता है। कुछ लड़कों ने ये कहा था कि सर हैंड राइटिंग को लेके कि थोड़ा सा, तो आप ध्यान से मेरी आवाज सुनिए, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ और आप सब हिंदी भली भांति समझ सकते हैं, तो आप उन वर्ड्स को ध्यान से अपने कॉपी में नोट डाउन लिखिए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं,
अमेंड एंड इमेंड। अमेंड वर्ड आता है एंड इमेंड वर्ड आता है। अमेंड और इमेंड में क्या डिफरेंस होता है? आपको पता है जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हमारा अमेंड किया जाता है, इमेंड नहीं किया जाता है। तो अमेंड का मतलब होता है संशोधन करना, संशोधन करना। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अमेंड किया जाता है, इमेंड नहीं, ध्यान रखिएगा। ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। कोई चीज जैसे हम जोड़ रहे हो या घटा रहे हो तो वहां पे हम अमेंड का इस्तेमाल करते हैं। और इमेंड का मतलब होता है शुद्धियां, अशुद्धियां, जैसे किसी बुक वगैरह में अशुद्धि हो तो अगर अशुद्धि निकाल रहे हो, गलत चीजें उसमें हो, अगर अशुद्धि निकाल रहे हो तो हम वहां पे इमेंड का इस्तेमाल करते हैं। दोनों वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। तो ध्यान रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अमेंड होता है और इमेंड का मतलब होता है किसी बुक वगैरह में कोई गलती हो, अगर हम वो अशुद्धि निकाल रहे हो तो वहां पे हम इमेंड का इस्तेमाल करते हैं। बॉट एंड ब्रॉड। बॉट मतलब होता है खरीदना और ब्रॉड मतलब होता है लाना। ये बहुत इजी वर्ड्स हैं, आप लोगों को लगभग पता होगा। और जो है क्या कहते हैं कि बाई का जो है फॉर्म होता है सेकंड और थर्ड फॉर्म बॉट, और जो ब्रॉट होता है वो ब्रिंग का फॉर्म होता है। कंपोज एंड कंप्राइज वर्ड है आपका, कंपोज, कंपोज एंड कंप्राइज। कंपोज आपका जो है वर्ब है, इसका मतलब होता है बनाना, और कंप्राइज का मतलब होता है से बना हुआ। अब इसका डिफरेंस कैसे समझेंगे? जैसे कंपोज, सॉन्ग क्या होता है? कंपोज किया जाता है, सॉन्ग कंपोज किया जाता है। और कंप्राइज, जैसे कोई घर है वो 4 कमरों से बना हुआ है तो कंप्राइज वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि कंपोज के साथ मतलब कंपोज जो होता है उसका मतलब होता है बनाना, और कंप्राइज का जो मतलब होता है से बना हुआ। अगर किसी चीज से बना हुआ है तो वहां पे इस्तेमाल करते हैं कंप्राइज, अगर कोई चीज बना रहे होते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं कंपोज। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डिफेस। डिफेस एंड इफेस। डिफेस का मतलब होता है विकृत करना, एंड इफेस का मतलब होता है मिटा देना। अगर आप कोई शेप वगैरह है जैसे, उसका अगर शेप भी बिगाड़ दो तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं डिफेस। और अगर कुछ लिखा हुआ है, अगर आप उसको इरेज कर रहे हो तो इरेज के सेंस में भी आता है मिटा देना, मतलब इफेस आता है। तो डिफेस और इफेस में यही फर्क होता है कि डिफेस का मतलब होता है कि बिगाड़ देना, शेप बिगाड़ देना, और इफेस का मतलब है कोई लिखा वगैरह चीज है वो इरेज करना, मिटाना। ठीक है। डेप्रिकेट एंड डेप्रिसिएट, दो वर्ड आता है, डेप्रिकेट एंड डेप्रिसिएट। तो डेप्रिकेट वर्ब की तरह आपका इस्तेमाल होता है, और डेप्रिकेट का मतलब होता है नापसंद करना। डेप्रिसिएट का मतलब होता है जैसे मूल्य वगैरह अगर घट रहा हो तो वहां पे इस्तेमाल करते हैं डेप्रिसिएट, मूल्य का घटना। डेप्रिसिएशन, मूल्य में घटौती, किसी चीज में अगर कमी आ रही है तो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएट वर्ड इस्तेमाल करते हैं। और डेप्रिकेट का मतलब होता है नापसंद करना। एक होता है इन्वेलप और एक होता है इनवेलप। एक के लास्ट में ई लगा रहता है और एक के लास्ट में ई नहीं लगा रहता है। तो जिसके लास्ट में ई नहीं लगा होता है उसको हम वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं। और इस इन्वेलप का मतलब होता है ढकना। क्या होता है? ढकना। अगर किसी चीज को हम ढक रहे हैं तो मतलब इन्वेलप कर रहे हैं। और एक वो इन्वेलप होता है जैसे कि आपका लिफाफा आता है ना, तो लिफाफा वो ये नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, उस लिफाफे को इन्वेलप बोलते हैं, उसके अंत में ई लगाते हैं, लिफाफा। एक होता है एक्साइट, एक होता है इनसाइट। अब एक्साइट एंड इनसाइट, इसके यूज में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। एक्साइट का मतलब होता है, आप सभी जानते हैं, हम लोग एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट वर्ड यूज करते रहते हैं, उसी का वर्ड है शॉर्ट फॉर्म एक्साइट। उत्तेजित करना, उत्तेजित करना। एक्साइट वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है उत्तेजित करना। और इंसाइट का मतलब होता है अगर हम किसी को भड़का रहे हो, क्या कर रहे हो? भड़का रहे हो, भड़काना। अगर किसी को हम भड़का रहे हो, अगर हम अपने आप को जो है अगर उत्तेजित हो रहे हो तो वहां पे एक्साइट होता है, लेकिन हम किसी दूसरे को भड़का रहे हो, रॉन्ग मतलब परसेप्शन हमारी, मतलब ये हम सोच के भड़का रहे हो कि कुछ गलत तरीका हो या फिर रॉन्ग इंटेंशन हो, तो वहां पे हम इंसाइट लगाते हैं। तो एक्साइट एंड इंसाइट में ये फर्क होता है और दोनों वर्ब होते हैं। एक होता है फ्लाउट, एक होता है फ्लाउंट। एक में एन लगा होता है, एक में एन नहीं लगा होता है।
और दोनों वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं। और फ्लाउट जिसमें एन नहीं लगा होता है, फ्लाउट इसका मतलब होता है उल्लंघन करना। फ्लाउट मतलब होता है उल्लंघन करना, और फ्लाउंट मतलब होता है दिखावा, दिखावा करना। स्पेलिंग नियरली सेम है बट मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। फ्लाउट मतलब होता है उल्लंघन करना और फ्लाउंट मतलब होता है दिखावा करना। होर्ड, होर्ड की स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एक होता है HOARD जैसा कि यहाँ पे है, और दूसरा होता है HORDE। जो होता है HOARD ये होता है वर्ब। इस होर्ड का मतलब होता है कि अगर हम कोई चीज छिपा के जमा कर रहे हो, अगर हम कोई चीज जमा कर रहे हो, ये ला ये ला ये ला ये, अगर हम छिपा के जमा कर रहे हो तो मतलब हम होर्ड कर रहे होते हैं। हम चीजों को होर्ड कर रहे हैं मतलब छिपा के जमा कर रहे हैं। और जो होता है होर्ड HORDE ये आपका नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। HORD होर्ड। और इसका मतलब होता है लोगों का समूह, लोगों का समूह। इसी तरह लोथ एंड लोथ, एक के अंत में ई लगा रहता है और एक के अंत में ई नहीं लगा रहता है। जिसके अंत में ई नहीं लगा रहता है वो आपका एग्जेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, LOATH। इसका मतलब होता है अनिच्छुक। अगर इच्छा नहीं है आपकी तो हम इस्तेमाल करते हैं लोथ। और LOATHE, लोथ का मतलब होता है हेट या डिटेस्ट, नापसंद करना। यह हम इस्तेमाल करते हैं वर्ब की तरह। तो LOATH इसका इस्तेमाल करते हैं एग्जेक्टिव की तरह, और LOATHE इसका इस्तेमाल करते हैं हम वर्ब की तरह। इसका लोथ जब ई आता है तो नापसंद करना मीनिंग होता है, और जब ई नहीं आता है तो उसका मतलब होता है अनिच्छा। लॉस, लॉस एंड लूज, ये तीन वर्ड होते हैं, और इस पे तो इतने क्वेश्चन बनते हैं कि आप अंदाजा नहीं लगाते। इनकी मीनिंग आप समझिए बिल्कुल कायदे से कि LOSE ये आपका वर्ब फॉर्म है, ये आपका नाउन फॉर्म है LOOS, और ये आपका एग्जेक्टिव फॉर्म है। जब LOSE होता है वर्ब फॉर्म होता है, इसका मतलब होता है खोना या फिर हारना। और जब होता है लॉस, इसका मतलब होता है घाटा या हानि। बिजनेस में हमें बिजनेस में लॉस हो गया, लॉस हो गया, तो वहां पे LOSS इस्तेमाल करते हैं। और लूज, लूज मतलब होता है ढीला, लूज पड़ गया कोई चीज, या हम लूज पड़ गए इस तरह हम बोलते हैं ना, तो वहां पे LOOSE इस्तेमाल करते हैं लूज। ये एग्जेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। और जैसा कि मैंने LOSE बताया, इसका मतलब है खोना या फिर हारना। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। एक होता है मिटिगेट, एक होता है मिलिटेट। मिटिगेट का मतलब होता है कि कम करना, लेकिन कम करना पॉजिटिव सेंस में। जैसे कि सफरिंग है किसी की, अगर उसको हम कम कर रहे हैं तो हम बोलते हैं मिटिगेट। ध्यान रखिएगा कि कम करना होता है लेकिन पॉजिटिव सेंस में। अगर हम सफरिंग वगैरह किसी की अगर कम कर रहे हो तो हम मिटिगेट वर्ड यूज करते हैं। इसका मतलब होता है कम करके बेहतर करना, कम करना लेकिन कंडीशन को सुधारना, मतलब बेहतर बनाना। तो सफरिंग वगैरह के लिए मिटिगेट का इस्तेमाल होता है। मिलिटेट का मतलब होता है कि अगर हम किसी की छवि वगैरह खराब कर रहे हो तो वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं मिलिटेट। मतलब प्रतिकूल बात कर रहे होते हैं तो ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, और इसका मतलब होता है प्रतिकूल बनाना, मिलिटेट करना, मिलिगन करना। ठीक है। पावर एंड पोर, POUR का मतलब होता है उड़ेलना, उड़ेलना। जैसे पानी वगैरह हम पावर कर रहे होते हैं, किसी चीज में डाल रहे होते हैं तो उड़ेलना इसको बोलते हैं। और PORE पोर का मतलब होता है छिद्र। इस पे भी कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं। और ये जो है पावर, जो उड़ेलना होता है ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। और छिद्र, छिद्र आपका क्या होता है, नाउन। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आपका वर्ब में ऐसा लिख दे PORE तो समझ जाइएगा यहाँ पे छिद्र का सेंस नहीं है, यहाँ पे किसी चीज को उड़ेलना, किसी को डालने के सेंस में इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह होता है वर्ड प्रोसीड ऑन प्रीसीड। प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। और ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। जबकि प्रीसीड, प्रीसीड का मतलब होता है पहले, आपसे पहले। आई एम प्रीसीडेड बाय दिस, तो मतलब मेरे पहले कोई और था, अब उसके बाद मैं हूं। तो प्रीसीड का मतलब होता है पहले। प्रे एंड प्रे, इसका मीनिंग मैं एक बार बता चुका हूं, मैं दोबारा इसको कंफर्म करता हूं। प्रे मतलब होता है प्रार्थना करना, एंड प्रे PREY मतलब होता है शिकार करना।
नेक्स्ट वर्ड है राउट, राउट एंड रूट। ये रूट से आप सभी लोग परिचित होंगे। ये रूट का मतलब होता है जड़, नाउन की तरह इस्तेमाल होता है ये। रूट, ये वो वाला रूट है जब हम रास्ता किसी से पूछ रहे होते हैं तो ये रूट वर्ड वहां पे इस्तेमाल करता है। ध्यान रखिएगा कि जब हम रास्ते वगैरह पूछने के लिए रूट की बात कर रहे होते हैं, जो रास्ते के सेंस में आता है वो उसके लास्ट में ई होता है और ये नाउन होता है। ध्यान रखिएगा क्या होता है, नाउन होता है। और ROUT, इसका मतलब होता है हराना, आसानी से हराना। अगर हम किसी को आसानी से हरा दे या आसानी से हराने की बात करें तो राउट वर्ड इस्तेमाल होता है। ROUT, इसके अंत में ई नहीं रहता है, ध्यान रखिएगा। ये आपका वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। तो ROUTE ये जो है नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। रूट, ROUT जिसका मतलब होता है जड़, ये भी नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। ROUT ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है आसानी से हरा देना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सेंसर एंड सेंसर। ये भी बहुत वर्ड आपको मिलेगा। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो उसमें बहुत सारा मिलता है। जब भी सेंसर बोर्ड की बात की जाती है, जब फिल्म रिलीज होती है तब उस वक्त सेंसर बोर्ड की बात होती है। तो एक सेंसर का मतलब होता है निंदा और एक सेंसर का मतलब होता है पाबंदी लगाना। तो जो सेंसर बोर्ड में सेंसर यूज होता है वो होता है पाबंदी लगाना, सेंसर कर दिया। और एक सेंसर का मतलब होता है निंदा करना। जब CENSUR होता है तो इसका मतलब होता है निंदा करना, और SENSOR होता है सेंसर, तब इसका मतलब होता है, सॉरी ये एस नहीं है, ये भी सी रहता है, एस नहीं रहता है, ध्यान रखिएगा स्पेलिंग में CENSOR रहता है। ठीक है, तो इस सेंसर का मतलब होता है पाबंदी लगाना। सेंसर बोर्ड इस वाले एस को लेती है। ठीक है, SOR स्पेलिंग सही से देखिएगा, CENSOR सेंसर, एंड CENSUR इसका मतलब होता है निंदा करना। वेव एंड वेव, वेव आपका नाउन की तरह इस्तेमाल होता है एंड वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, और इसका मतलब होता है लहर। और जब वर्ब की तरह इस्तेमाल हो तो इसका मतलब होता है लहराना। जैसे हम हाथ वगैरह वेव कर रहे होते हैं, लहरा रहे होते हैं, तब वहां पे वेव का इस्तेमाल होता है, और हवा वगैरह के लिए लहर होता है। और WAIVE, इस वेव का मतलब होता है छूट देना। क्या होता है, छूट देना। ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है छूट देना। एक होता है वर्ड TOW टाउ, एक होता है TOE, एक होता है टिपटो। TOW टो ये आपका वर्ब है और इसका मतलब होता है किसी चीज को खींच के ले जाना, पुल करके ले जाना। जैसे यहाँ पे है कोई और इसको अगर खींच के ले जा रहे हो तो वहां पे इस्तेमाल होता है टो। टो का मतलब होता है खींच कर ले जाना, ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। TOE टो का मतलब होता है पैर की अंगुलियां, ये आपका नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है पैर की उंगलियां। और टिप टो का मतलब होता है पैर की उंगलियों पर चलना, पैर की उंगलियों पर चलना। एक और कॉमन सा वर्ड है जो पूछा जाता है अक्सर करके एग्जाम में, साइट, साइट एंड साइट। इसमें से दो नाउन एक वर्ब है। ये साइट नाउन है, ये भी साइट नाउन है, एंड ये आपका वर्ब है। SITE साइट का मतलब होता है निर्माण स्थल, निर्माण स्थल। और SIGST साइट का मतलब होता है नजारा या दृष्टि। और इस साइट का मतलब होता है उल्लेख करना। साइटेड फ्रॉम दिस, उल्लेख किया गया है। कोट करना, साइट करना, वहां पे इस्तेमाल होता है उल्लेख करने के सेंस में। ये साइट का मतलब होता है आई साइट जैसे बोलते हैं, वहां पे नजारा या दृष्टि देखने के सेंस में इस्तेमाल होता है। साइट ये भी नाउन वर्ड है। और SIT साइट निर्माण स्थल। तो ध्यान रखिएगा, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, 15-20 टाइम्स क्वेश्चन इस पे पूछे गए हैं, इसलिए मैं इसको स्ट्रेस दे रहा हूँ। ध्यान रखिएगा कि ये वाले को और ये वाले को इंटरचेंज कर दिया जाता है। जब हम वर्ब पढ़ेंगे तो वहां पे इसके एग्जाम्पल देखेंगे। एक होता है डिफ्यूज और एक दूसरा वर्ड होता है डिफ्यूज, DIFFUSE। डिफ्यूज का मतलब होता है तनाव कम करना, तनाव कम करना। और DIFFUSE इसका मतलब होता है फैलना। जैसे गैस वगैरह है, लीकेज से अगर फैल गई पूरे कमरे में तो वहां पे होता है कि गैस डिफ्यूज हो रही है। और DEFUSE इसका मतलब होता है तनाव कम करना। अब समझिए कि दोनों
के प्रोनाउंसिएशन में बहुत कम फर्क है। अगर आप स्पेलिंग का फर्क अगर नहीं समझेंगे कि दोनों का मतलब क्या होता है, तो अगर वो सेंटेंस में दिया तो आप कैसे इस चीज को अलग कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है इन वर्ड्स को आप बहुत क्लियरली समझें। नेक्स्ट वर्ड है डिजर्ट एंड डिजर्ट। डिजर्ट एक का मतलब होता है रेगिस्तान और एक का मतलब होता है डिजर्ट। जैसे कि मील के बाद अगर स्वीट वगैरह जब दिया जाता है, जब आप कभी भी रेस्टोरेंट वगैरह में कहीं खाना खाने जाते हो तो बाद में एक स्वीट डिश करके ऐसे आती है मील के बाद, जो आप खाना खाते हो उसके बाद, तो उसको बोलते हैं डिजर्ट। तो एक होता है डिजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, और इसका मतलब त्याग देना भी होता है। जैसे इसको इस तरीके से सेंस लगा सकते हो कि रेगिस्तान में कुछ नहीं होता है, तो इसको त्याग देना के सेंस में भी इस्तेमाल करते हैं। नाउन जब रेगिस्तान की तरह इस्तेमाल करेंगे तब वो रेगिस्तान के सेंस में तब नाउन होगा, लेकिन त्याग देना करेंगे तब ये आपका वर्ब की तरह काम करेगा। और डिजर्ट ही आपका नाउन होता है, मील के बाद का स्वीट होता है डिजर्ट। सीवर, सीवर एंड सीवर। अब आप समझिए कि इनकी स्पेलिंग में कितना कम डिफरेंस है। अगर अगर इनकी मीनिंग हमको नहीं पता होगी तो हम कैसे सेंटेंस को करेक्ट करेंगे। SEVER सीवर, ये आपका वर्ब है। क्या है? वर्ब है। और इसका मतलब होता है कोई चीज काट के अलग करना, काट के अलग करना। और SEVER इसके अंत में सिर्फ ई जोड़ा गया है, ये आपका एग्जेक्टिव बन जाता है। क्या बन जाता है? एग्जेक्टिव। इसका मतलब होता है तीव्र। इसको जब मैं याद करता था तो अपने याद करने के लिए प्रोनाउंसिएशन में बिगाड़ देता था। जैसे एक को पढ़ता था सीवर एंड एक को पढ़ता था सिवरी, SEVERE, तो सिर्फ याद रखने के लिए मैं इस तरह करता था कि प्रोनाउंसिएशन खराब कर लेता था। तो इससे मुझे याद रह जाता था कि सीवर का मतलब होता है वर्ब और सिवरी का मतलब होता है तीव्र। और SEWER ये तो सभी लोग जानते हैं, सीवर जो हमारे घर के बाहर होता है नाला वगैरह, उसको हम बोलते हैं सीवर। तो ये कॉमन सा था, तो इस तरीके से मैं इन वर्ड को याद रखता था। ये वर्ड गलत है, सी। यहाँ पे कई तरीके से देखने के सेंस में कई सारे वर्ड इस्तेमाल होते हैं। सी, लुक, स्टेयर, पीप, ग्लेयर, ग्लोवर, ग्लांस, ग्लिम्स, ये सब देखने के सेंस में होते हैं। इनके मीनिंग में स्लाइटली डिफरेंस होते हैं, लेकिन बहुत कम क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे सी वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, सी का मतलब होता है देखना, सी का मतलब होता है देखना। लुक का मतलब होता है, ये वर्ब और नाउन दोनों के सेंस में इस्तेमाल होता है, और इसका मतलब होता है ताकना। सी देख रहे हैं, लुक ताक रहे हैं, स्टेयर घूर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? घूरना। पीप झांकना। ग्लेयर एंड ग्लोअर, ये वर्ब नाउन, ग्लेयर वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, ग्लोअर नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। ग्लेयर एंड ग्लोअर का मतलब होता है गुस्से से देखना। गुस्से से जब देखना के सेंस में इस्तेमाल करते हैं तो वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा होता है। और ग्लांस जैसे हो गया आपका एक झलक देखना होता है, और ग्लिम्स एक झलक। ग्लिम्स क्या हो गया? एक झलक। इन पे क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, बस मैंने इसलिए लिख दिया है ताकि आपको लगभग पता हो कि सारे के सारे लगभग एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं। लाइट एंड बर्न। लाइट का इस्तेमाल हम तीन तरीके से करते हैं। एक इस्तेमाल करते हैं हम इसका नाउन की तरह, इस्तेमाल करते हैं एग्जेक्टिव की तरह, इसका इस्तेमाल करते हैं वर्ब की तरह। जब हम नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं तब रोशनी की बात कर रहे होते हैं, रोशनी की बात जब हम कर रहे होते हैं, प्रकाश की बात कर रहे होते हैं, तब हम उसको नाउन की तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लाइट। और जब एग्जेक्टिव की तरह इस्तेमाल करते हैं तब इसका मतलब होता है हल्का, कि कोई चीज़ लाइट है, कोई चीज़ हल्का है। एंड जब वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है रोशनी करना या प्रज्वलित करना। जब हम कैंडल वगैरह लाइट कर रहे हो तो लाइटेड द कैंडल, तब हम वहाँ पे वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज़ को जला रहे होते हैं। बर्न का भी इस्तेमाल हम दो तरीके से करते हैं, एक वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं और दूसरा नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब हम वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है जलाना। जब हम किसी चीज़ को जला देते हैं, बर्न कर देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आग लगा देते हैं, तब वहाँ पे इस्तेमाल होता है। कैंडल वगैरह अगर हम जलाते हैं तो वहाँ पे बर्न का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वहाँ पे हम लाइट का इस्तेमाल करते हैं, लाइटेड द कैंडल। और जब बर्न होता है, जब इसका वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं तो होता है जलाना। जब नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं तब वो होता है जला हुआ भाग। क्या होता है? जला हुआ भाग। नाउन की तरह इसका मतलब होता है जला हुआ भाग। तो इन चीज़ों को, इनकी मीनिंग को प्रॉपर तरीके से आप समझिए।
कैच एंड होल्ड। कैच का मतलब क्या होता है कि अगर कोई चीज अगर गतिशील है, अगर रनिंग पोजीशन में है, अगर हम उसको पकड़ रहे हैं तो उसका मतलब होता है कैच। जैसे बॉल को हम जब पकड़ते हैं तो वो रनिंग पोजीशन में होता है। अगर कोई चीज मूविंग पोजीशन में है तो हम उसको अगर पकड़ते हैं, कोई चीज जैसे मूविंग पोजीशन में है, अगर इसको हम फिर पकड़ रहे हैं तब हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं कैच। ठीक है। और ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, नाउन की तरह भी इस्तेमाल होता है। और जब नाउन की तरह इस्तेमाल होता है तब इसका मतलब होता है पकड़। हमारी कैच किस पे कितनी है, हमारी पकड़ कितनी है। तो नाउन की तरह इसका मतलब होता है पकड़, और वर्ब की तरह होता है किसी गतिशील चीज को पकड़ना। होल्ड जो होता है, होल्ड भी वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। जब वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है तब इसका मतलब होता है पकड़ना, पर कैसा, रुकी हुई चीज। अगर कोई स्टेबल चीज है, यहाँ पे फिक्स है कोई चीज या कहीं पे रुकी हुई है, तो अगर हम उसको पकड़ रहे हो, ठहरी हुई चीज को पकड़ रहे हो, तब हम इस्तेमाल करते हैं वर्ब की तरह। और जब पकड़ की बात कर रहे हो, ठहरी हुई चीज की पकड़ की बात कर रहे हो, होल्ड, हमारी किसी चीज पे होल्ड टाइट के होते नहीं है, तो वहां पे जो है हम नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं। कैनवास एंड कैनवास, ये भी मल्टीपल टाइम वर्ड पूछा जा चुका है कि कैनवास एंड कैनवास का मतलब क्या होता है। जो CNAVASS कैनवास होता है, इसका मतलब होता है घूम घूम के वोट मांगना। वर्ब, जैसे नेता वगैरह घूम घूम के वोट नहीं मांग रहे तो कैनवासिंग, इलेक्शन के समय जो है नेता लोग कैनवास करते हैं, मतलब घूम घूम के वोट मांग रहे होते हैं। इसका मतलब होता है वोट मांगना। और ये कैनवास आपका नाउन होता है। क्या होता है? नाउन। इस कैनवास का मतलब होता है मोटा कपड़ा, जिसे जूता वगैरह या फिर टेंट वगैरह बनाया जाता है। रिफ्यूज, डिनाई, रिफ्यूट, डिक्लाइन, ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले वर्ड्स में से एक है जो कंफ्यूज कराते रहते हैं। अक्सर करके जब एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन डालती है तो इसी तरीके के कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन को डालती है। तो आपका जो वकैब बिल्डिंग का काम है वो कंफ्यूजन वाले वकैब को क्लियर करना बहुत जरूरी है। रिफ्यूज का इस्तेमाल वर्ब की तरह होता है और इसका मतलब होता है मना करना। क्या मतलब होता है? मना करना। डिनाई या रिफ्यूट का जो मतलब होता है, डिनाई या फिर रिफ्यूट, दोनों का मतलब होता है खंडन करना। आई डिनाइड समथिंग, रिफ्यूटेड समथिंग, मैं खंडन, जैसे मेरे ऊपर कोई चार्ज लगाया गया, मैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं, तो मैं उसका खंडन करता हूँ कि ये चार्जेस गलत है, मैं खंडन कर रहा हूँ इस बात का। डिक्लाइन, डिक्लाइन के जो मीनिंग होती है, एक तो डिक्लाइन का मतलब होता है अस्वीकार करना। कोई चीज मुझे कोई दे रहा हो तो हम उसका अस्वीकार कर दे रहे हो तो डिक्लाइन समथिंग। ठीक है। और दूसरा होता है कम करना, कम होना। किसी की हेल्थ डिक्लाइन हो रही है, कुछ और डिक्लाइन हो रहा है, तो कम होने के सेंस में भी डिक्लाइन का इस्तेमाल करते हैं। तो रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना, डिनाई एंड रिफ्यूट का मतलब होता है खंडन करना, एंड डिक्लाइन का मतलब होता है उस वो क्या, कम होना जो है, या फिर अस्वीकार करना। नेक्स्ट वर्ड है पेडल एंड पेडल। PEDDLE, स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा। PEDDLE का मतलब होता है वर्ब, मतलब ये सॉरी वर्ब के सेंस में इस्तेमाल होता है। और अगर जब हम घूम घूम के कोई चीज बेच रहे होते हैं तो पैडल कर रहे होते हैं। PEDDLE, घूम घूम के सामान बेचना। PEDDLE। और PEDL पैडल, ये वो होता है जब साइकिल वगैरह आप चलाते हैं तो नीचे एक पैडल होता है ना, तो वो नीचे वाला जो पैडल होता है उसको पेडल बोलते हैं। PEDAL पैडल। और PEDDLE होता है, इसका मतलब है घूम घूम के सामान बेचना। राइड एंड ड्राइव, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आप में सभी लोगों को पता होना चाहिए कि राइड एंड ड्राइव का क्या मतलब होता है। राइड का मतलब होता है सैर, अगर हम नाउन की तरह इस्तेमाल कर रहे हो तो। अगर हम वर्ब की तरह इस्तेमाल कर रहे हो तो, अगर हम दो पहिया, जैसे मोटरसाइकिल हम हैं, अगर दो पहिया चला रहे हो तो हम राइड बोलते हैं। या फिर किसी जानवर की सवारी कर रहे हो तो हम राइड बोलते हैं, जैसे हॉर्स राइड किया जाता है। ठीक है। या फिर हम मोटरसाइकिल राइड करते हैं। जो ड्राइव होता है वो चार पहिया, चार पहिया की अगर सवारी कर रहे हो तो हम वहां पे ड्राइव करते हैं। तो ये चार पहिए के लिए इस्तेमाल होता है, चार पहिए वाली जो भी गाड़ी होती है वाली गाड़ी के लिए इस्तेमाल होता है। और राइड या तो दो पहिए वाली मोटरसाइकिल हो या आपका क्या हो, जानवर, जानवर पे बैठे हो उसको राइड कर रहे हो तो वहां पे राइड वर्ड इस्तेमाल होता है। ये एक वाइदर, विदर, वेदर एंड वाइदर, ये एक कुछ कॉमन से वर्ड है। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता है और ये नहीं पूछा जाता है, इनके बीच में थोड़ा सा इंटरचेंज किया जाता है कि WATHER, विदर, इसका मतलब होता है मौसम।
और ये वेदर, WHETHER, इसका मतलब होता है या ना, या ना हिंदी में। ये कंजंक्शन है आपका। ठीक है, तो इनके जो है स्पेलिंग थोड़ा सा नियरली सेम होती है, पढ़ने में सेम होती है, तो ये थोड़ा सा इंटरचेंज किया जाता है। तो WEATHER विदर आपका मौसम होता है, WHETHER ध्यान रखिएगा एक कंजक्शन होता है। और WITHER वाइदर मतलब होता है मुरझाना, मुरझाना, इसको याद रखिएगा। वाइदर का मतलब होता है मुरझाना, जैसे फूल वगैरह होते हैं मुरझा जाते हैं, कोई चीज मुरझा जाता है तो WITHER वाइदर आते हैं। और WHITHER ये फोर्थ जो वर्ड है, इस फोर्थ वर्ड का मतलब होता है, ये वेयर का पुराना फॉर्म है। पहले जो है पुराने समय में ये वेयर इस्तेमाल नहीं किया जाता था, वाइदर इस्तेमाल किया जाता था। तो वेयर का ये एंशियंट फॉर्म है, ओल्ड फॉर्म है, पुराना फॉर्म है। और ये आज के कुछ और लास्ट वर्ड हैं। इसके बाद जो आपका वर्ब का कंफ्यूजिंग पेयर है वो फुल्ली फिनिश्ड है, सिंक एंड ड्रोन। इस पे बहुत क्वेश्चन बनता है, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, 80-70% चांसेस होते हैं कि वर्ड वो पूछे किसी ना किसी सेट में। तो जब कई सारे सेट बनेंगे तो किसी सेट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी सेट में वो। तो ये अल्टरनेटली मतलब हर पूछे जाते हैं कि फर्स्ट सेट में पूछा गया कुछ और वोकैब में कंफ्यूजन वाला, तो दूसरे सेट में डाल दिया गया है। तो इस तरीके से ये 40-42 पेयर हैं जो मैंने आज पढ़ाया है। चलिए सिंक और ड्रोन को समझते हैं। सिंक का और ड्रोन दोनों वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, दोनों का मतलब होता है डूबना। अब जो सिंक होता है, अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग निर्जीव थिंग है, नॉन लिविंग थिंग अगर डूब रही है तो हम सिंक का इस्तेमाल करते हैं। और अगर लिविंग थिंग जैसे मनुष्य वगैरह और जानवर वगैरह जो लिविंग थिंग है, अगर वो डूब रहे हैं तो हम ड्रोन की बात करते हैं, DROWN। ठीक है। एक होता है सीज, एक होता है SEIZE, सीज। इन दोनों की स्पेलिंग को ध्यान से समझिए, CEASE। ये सीज का मतलब होता है कि हम लोग जैसे रुक जाते हैं कोई चीज, या रुकावट एक तरीके की आ गई, तो रुकना के सेंस में सीज का इस्तेमाल होता है। क्या होता है? रुकना, SEASE। और SEIZE जो सीज होता है, इसका मतलब होता है जब्त करना, जब्त करना। कहते नहीं पुलिस वालों ने जब्त कर लिया, सीज कर लिया। तो ये होता है स्पेलिंग SEIZE, इसका मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, जब्त करना। और वर्ब की तरह दोनों इस्तेमाल होते हैं, दोनों इस्तेमाल होते हैं वर्ब की तरह। और सीज का मतलब होता है कोई चीज सीज हो गई, जैसे कार चलते चलते रास्ते में बंद हो गई, तो वहां पे सीज वर्ड इस्तेमाल करते हैं, CEASE, सीज। एक होता है वर्ड इन्वेंट एंड दूसरा वर्ड होता है डिस्कवर। डिस्कवर का मतलब जैसे होता है कि अगर कोई चीज पहले से प्रेजेंट है और जानकारी में नहीं है, अगर उसको खोजी जाए तो वहां पे इस्तेमाल होता है डिस्कवर। मतलब ऑलरेडी कोई चीज प्रेजेंट है, उसको नॉलेज में ले आना, सबके ढूंढना, उसको बोलते हैं डिस्कवर। एंड इन्वेंट, अगर कोई चीज आप बना रहे हो, नया जनरेट कर रहे हो, तो वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं इन्वेंट। इसको भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये रहे आपके सारे के सारे आज के कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ब्स, नाउन्स एंड एग्जेक्टिव, जिनके यूजेस में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन होते रहते हैं, और हर सेट में एक क्वेश्चन तो बनेगा। तो अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया है तो टीयर 2 में एटलीस्ट आपका एक क्वेश्चन, और टीयर 2 में 2-3 क्वेश्चन, और टीयर 1 में एक क्वेश्चन पक्का है। तो ये पूछा जाना है, ये कंपलसरी है। इस लेक्चर को कायदे से रिवाइज कीजिए, रट्टा मारने की कोशिश नहीं कीजिए। जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ रिवीजन का, उसको आप मेमोरी में डालिए, उसको रिवाइज उसी पैटर्न पे करिए। जो ये 50 और 45 दिन की सीरीज है, इसमें क्या होगा, जैसे ही आपको फाइनली कंप्लीट करेंगे, आपको सब कुछ याद रहेगा, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। जैसे जैसे मैं आपको टाइम शेड्यूल बता रहा हूँ, जैसे जैसे मैं आपको करने को कर रहा हूँ, वैसे करिए। मैंने बहुत लड़कों को ये चीज़ सिखाया हुआ है, इवन तो बहुत गंदे गंदे लड़के जिनको कुछ नहीं आता, इवन तो कुछ भी नहीं पता है, उन्होंने भी ये चीज़ वाकई बहुत कायदे से बिल्ड की है। तो इस चीज़ को मिस मत कीजिए मेरे अकॉर्डिंग चलिए। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके साथ में आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।